वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी और तुम उसे सिर्फ इसलिए छोड़ के आ गई कि तुमने उसे मेरे साथ देख लिया। ये कहानी सुनाई। इट्स जस्ट दैट मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ मैं उससे मिलती हूँ। मिलने में क्या हर्ज है? क्या तुम्हें वाकई मेरे साथ अपने बीवी बच्चों को खुश रखा होगा, मगर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। अस्मा मेरी बात सुन। छोड़ो मुझे। हालांकि यही बात तुम वर्दा को कहते हो इमेच्योर है, बात नहीं सुनती। इमेच्योर तुम हो, शादीशुदा हो, बच्चा होने वाला है, घर की 100 जिम्मेदारियां हैं। और यहाँ तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे के बाद वीजा अप्लाई नहीं करना है। गाड़ी तक तो है नहीं। पता तुम्हें कितनी शर्म आती है मुझे जब तुम बाइक पर आते हो। हमारे मोहल्ले में किसी के पास बाइक नहीं। उस वक्त तुम्हें कितना समझाया, कहा कि वो नहीं जाती, उसकी मर्जी है। किस पर जाए बताओ? बाइक पे जाए, ऑटो में जाए या पैदल जाए? ऐसी हालत है इसकी। इसलिए तुम इसरार नहीं करता। प्यारी लगेगा। हाँ बहन जी, मुझे शिकायतों की आदत नहीं है, लेकिन हमने बड़ा गलत फैसला किया आपके बेटे के साथ शादी करने का। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बेटी को इतना तंग करेगा। बहन आगे पीछे फिरता है वर्दा के। उसने तो आज तक वर्दा की किसी ख्वाहिश, किसी जरूरत को अहमियत ही नहीं दी। उसे तो बस आप नजर आती हैं, अपनी बहन। खैर, शिकायतें तो हमें भी हो सकती हैं, लेकिन वर्दा की इस वक्त जो कंडीशन है ना, बच्चे की माँ बनने वाली है। औरत से इस वक्त ऐसी बात नहीं। और औरत चाहे जो कर ले, मत को दलील करे, क्योंकि उसे पूरा हक हासिल है। कैफ उसकी हालत ऐसी है, ऐसी हालत में औरतें उल्टी सीधी बातें कर लेती है। अरे आपको नहीं पता। क्यों छोड़ दें, अभी वो बात करने की हालत में नहीं है। क्या प्यार सिर्फ बातें हैं या जिम्मेदारियों का बोझ? क्या एक महिला अपने शौहर से मोहब्बत का दावा कर सकती है जब वो उसकी किसी भी जरूरत को पूरा ना करता हो? और क्या बेवफाई का एहसास तब होता है जब आपका शौहर आप पर अविश्वास करता होया, जब आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है? ये सवाल आज हम आपके सामने रखेंगे, इस कहानी के हर उस पहलू को खोलते हुए जो रिश्तों की उलझनों और उम्मीदों के टूटने को बयां करता है। शुरुआत होती है एक महिला के अफसोस से। इश्क दी मारी पिया साथ छोड़ना, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो भूलना। वो कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्यार शायद जामी उसे पानी तक पूछेगा, लेकिन फिर वो खुद ही अपनी उम्मीदों को तोड़ती है। कहती है कि उसने जामी को माफ कर दिया है, भले ही जामी ने उसका नुकसान किया हो। लेकिन फिर वो इस नुकसान को फायदे में बदल देती है। बताती है कि जामी उसकी उम्र कैद की सजा से बच गया। यहां उम्र कैद की सजा से मतलब है शायद रिश्ताया वो बंधन जिसने उन्हें बांध रखा था। एक और महिला जो खुद को दोहरी उम्र कैद में पाती है, ज़ेबा की बातों से हैरान है। वो पूछती है कि अगर जामी किसी और से मोहब्बत करता है तो ज़ेबा उससे क्यों लड़ रही है? ज़ेबा का जवाब चौंकाने वाला है। वो तो सिर्फ निकाह के कागज़ पर मेरा शौहर है। उसका कहना है कि उसे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि उसने कभी जामी को पाने की उम्मीद की ही नहीं थी। फिर आती है अस्मा, जो ज़ेबा की बातों को नाशुक्रापन बताती है। उसका मानना है कि जामी ने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, घर बनाया और सालों तक ज़ेबा की जिम्मेदारी उठाई। लेकिन ज़ेबा का दर्द इससे कहीं गहरा है। वो बताती है कि वो 20 साल की उम्र से नौकरी कर रही है और उसके घरवाले ही उसका खर्च उठाते थे। ससुर की मौत के बाद जब जायदाद बटी तो उसे अपने बाप के घर का हिस्सा मिला, जिससे वो फ्लैट खरीद पाई। उस फ्लैट के कागजात में जमशेद का नाम लिखा है। वो कहती है, मैं कैसे साबित करूं कि उसमें मेरे बाप के घर का भी हिस्सा है? ज़ेबा की आवाज़ में थकावट और मेहनत साफ झलकती है। कमेटियां डालकर, ट्यूशन पढ़ाकर, साइड जॉब्स करके वो बताती है, मैंने अपने बच्चों को अच्छे इदारों में पढ़ाया। वो जवानी की मोहब्बत जामी के बड़े बिजनेस के सपनों को भी उजागर करती है और कैसे उस सपने में उसके हजारों सेविंग्स डूब गए। बात यहां तक पहुंच जाती है कि जामी बच्चों की मेहनत की कमाई भी चुराने लगा था। अस्मा ज़ेबा से पूछती है कि अगर जामी इतना बुरा था तो उसने पहले अलग क्यों नहीं हुई, और अगर वो उसे इतना पसंद करती थी तो शादी क्यों नहीं की? ज़ेबा का जवाब सीधा है, मैं हैप्पीली मैरिड हूं। लेकिन उसकी ये खुशी खोखली लगती है जब वो आगे कहती है, काश मैं भी ऐसा जुमला कह सकती। अस्मा को ज़ेबा पर शर्म आती है कि वो अपने अफेयर को छुपाकर हर साल पाकिस्तान आकर जामी से मिलती है। ज़ेबा स्पष्ट करती है कि उनके बीच कोई गलत ताल्लुक नहीं है, बस ये है कि जब भी वो पाकिस्तान आती है तो जामी से मिलती है। अस्मा सवाल उठाती है कि क्या उसे हर्ज महसूस नहीं होता? ज़ेबा का कहना है कि अगर अस्मा उसकी जगह होती तो शायद उसे हर्ज महसूस होता।
फिर अस्मा ज़ेबा से पूछती है कि वो हैप्पीली मैरिड कैसे हस्ब के जामी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता और न ही उनके बीच मोहब्बत है। ज़ेबा का जवाब चौंकाने वाला है, क्योंकि वो आदमी तुम्हारी हर जिम्मेदारी पूरी करता है। वो अस्मा पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे पता है कि वो उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, बाकी जमशेद ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम्हें पता है जमशेद तुम्हें जो कप चाय का भी पिलाता है ना, ज़ेबा कहती है, वो मेरे पैसों से करता है या मेरे बच्चों के चुराए हुए पैसों से। ज़ेबा की अपनी कहानी भी ज़बरदस्ती की शादी की है, पर उसने उसी में मोहब्बत ढूंढने की कोशिश की। मैंने सारी जिंदगी यही करते करते भरम रखते हुए जिंदगी गुजारी, वो कहती है। जमशेद ने कभी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई। पैसा नहीं देता, साथ तो देता ना प्यार, देता जज्बाती तौर पर, नफसियाती तौर पर। वो बताती है कि जमशेद ने उसके बच्चों को भी प्यार नहीं किया। ज़ेबा का सार है, प्यार सिर्फ लेने आता है, उसे देने नहीं आता। वो अस्मा को सलाह देती है कि वो अपने शौहर की इज्जत करे और उसे धोखा न दे। वो यहां सिर्फ उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर करने आई थी। फिर अचानक मंजर बदलता है। जामी, जो शायद अस्मा से बात कर रहा है, खुद को झूठा, निकम्मा और नाकारा बताता है। अस्मा को उस औरत ज़ेबा की बात पर यकीन हो जाता है जो जामी के बिजनेस की हकीकत बताती है। वो पूछती है, कहाँ है तुम्हारा बिजनेस? वो बताती है कि बच्चे जॉब कर रहे हैं, बीवी घर चला रही है और जामी अमेरिका में बस अपनी सक्सेस की कहानियां सुनाता रहता था। जामी के पास कोई जवाब नहीं है। अस्मा को एहसास होता है कि वो अपने शौहर के साथ जुल्म कर रही है। वो मुझ पर इतना एतमाद करता है और वो कहती है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस मोहब्बत के बारे में क्या सोचूं और क्या समझूं। वो जामी को गो बैक टू योर वाइफ कहती है और दोबारा कभी न मिलने का फैसला करती है। एक नई कहानी शुरू होती है सैफ और वर्दा की। सैफ अपनी बेरोजगारी और वर्दा के घर वालों की मांगों से परेशान है। मेरी बीवी मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, वो कहता है। मेरी किसी भी कंट्रीब्यूशन की कोई मामूली सी भी कदर नहीं है उसकी आंखों में। वर्दा की मां भी उससे नाराज है। हमारे मोहल्ले में किसी के पास बाइक नहीं, वो कहती है। उस वक्त तुम्हें कितना समझाया, कहा कि गाड़ी ले लो, लेकिन तुमने मना कर दिया। सैफ के पिता जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें जिक्र करती हैं। अल्लाह भला करे इसके भाई का, वो कहती है। जब से आई है वो इसे घुमाता फिराता है, इसका ख्याल रखता है। फिर अस्मा का किरदार लौटता है जो ज़ेबा की बातों पर गौर करती है। इश्क दी, हमारी पिया साथ छोड़ना, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो बोल लो, वो खुद से कहती है। एक और नया मोड़ आता है जब तनीम, जो शायद वर्दा की मां है, ज़ेबा के घर आती है और कुछ पुराने पर्दे और बेडशीट देती है। ज़ेबा उसे ताना मारती है, इतना पैसा आ गया है तुम लोगों के पास कि ये अनपैक्ड चीजें फेंक रहे हो। तनीम फिर ज़ेबा को बताती है कि उसने उसके बेटे के साथ शादी करके गलत फैसला किया, क्योंकि वो वर्दा को बहुत तंग करता है। लेकिन ज़ेबा तनीम को याद दिलाती है कि वर्दा की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो उसकी कोई शिकायत नहीं करना चाहती। अंत में सैफ अपनी मां से कहता है, अम्मी उस घर में कोई भी फोन नहीं करेगा। वो वर्दा से नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि वर्दा की जिम्मेदारी उसके घर वालों की है। आखिर में अस्मा अपनी पुरानी दोस्त सुमेरा से मिलती है, जो अब शादीशुदा है और कनाडा जाने वाली है। सुमेरा बताती है कि उसने टीचिंग से रिजाइन कर दिया है, क्योंकि अब घर है, घर वाला है तो भाई कोई और कमाए। कहानी के अंत में ज़ेबा सुमेरा के लिए दुआ करती है, अल्लाह करे तुम्हें भी कफील मिल जाए। लेकिन सुमेरा, जो खुद हैप्पीली मैरिड है, उसे याद दिलाती है कि अब तुम्हारी दूसरी शादी हो गई तो हर किसी को उल्टी सीधी दुआएं दोगी। ये कहानी हमें रिश्तों की जटिलताओं, प्यार, धोखे, जिम्मेदारी और उम्मीदों के टूटने की एक मार्मिक दास्तान सुनाती है। हर किरदार अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में उलझा है और हर किसी को सुकून की तलाश है। क्या इन उलझनों का कोई हल है या ये सिर्फ इश्क दी मारी की दास्तां है?